हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों और विभिन्न कारणों से इटली में फांसीवाद का उदय हुआ, एक नई विचारधारा, एक नई सरकार की स्थापना हुई। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फांसीवादियों के नेता मुसोलिनी का उदय किस प्रकार हुआ और किस प्रकार उसने अपनी नीतियों के माध्यम से सफलतापूर्वक इटली में फांसीवादी शासन की स्थापना की और अपनी गृह नीति और विदेश नीति का सफलतापूर्वक संचालन किया। तो आज हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार फासिस्टवादी नेता मुसोलिनी का इटली में उदय हुआ। मुसोलिनी का पूरा नाम बेनिटो मुसोलिनी था। उसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिलान से पोपोलो डी इटालिया नामक एक दैनिक समाचार पत्र में इस तरह के लेख छपवाए जिसके कारण इटली मई 1915 में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। इसके लिए मुसोलिनी को फ्रांस की ओर से आर्थिक सहायता मिली थी। 1916 में मुसोलिनी स्वयं प्रथम विश्व युद्ध में एक साधारण सैनिक के रूप में शामिल हुआ, लेकिन जब वह गंभीर अवस्था में घायल हो गया तो वापस इटली आ गया और इटली में रहते हुए वह साम्यवादियों के विरुद्ध प्रचार करता रहा और देशवासियों के मनोबल को ऊंचा रखने का उसने प्रयास किया और अपने विचारों के प्रचार प्रसार का कार्य किया। इटली की जो युद्ध के बाद की परिस्थितियां थीं, उसने मुसोलिनी को उसके फासिस्टवादी संगठन को स्थापित करने का पूरा अवसर दिया। पेरिस के शांति सम्मेलन के जो निर्णय हुए थे और उसके बाद देश की जो लगातार आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, बेरोजगारी, अशांति, अराजकता की स्थिति थी और पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जो इटली को उसके क्षेत्र प्राप्त नहीं हुए थे, उसको लेकर आम जनता में जो असंतोष था और इटली में जिस प्रकार साम्यवादी क्रांति का भय चल रहा था लोगों के बीच में, उससे जनता के विभिन्न वर्ग सरकार के विरोधी हो गए थे और वो ऐसी निर्बल और अक्षम सरकार को नहीं चाहते थे जो उनके देश को नहीं संभाल सके। तो ऐसी स्थिति में जनता को तत्कालीन गणतंत्री सरकार से बिल्कुल भी आशा नहीं थी। इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को मिलान नगर में फासियो डी कम्बैटिमेंटो या फासिस्टवादी सैन्य दल की स्थापना करी। ध्यान रखिएगा बच्चों, इटली का एक मिलान शहर है, वहाँ पर उसने फासियो डी कम्बैटिमेंटो या फासिस्टवादी सैन्य दल की स्थापना करी। इसको एक नंबर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। फासियो मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का गट्ठर या समूह। इस संगठन की स्थापना करी मुसोलिनी ने अपनी फासिस्टवादी विचारधारा को, संगठन को मजबूती देने के लिए। आरंभिक सदस्यों की संख्या इसमें 54 थी, जिसमें अधिकतर भूतपूर्व सैनिक और उग्र विचारधारा वाले लोग थे। इस दल के जो स्वयंसेवक थे वो काली रंग की कमीज पहनते थे, अस्त्र शस्त्र धारण करते थे और सख्त अनुशासन वाले थे। इनका अपना अलग ध्वज होता था और मुसोलिनी इस दल का जो था वो प्रधान कमांडर था, जिसे क्या कहते थे, ड्यूस कहा जाता था। इस दल की स्थापना के बाद उसने अपना घोषणा पत्र बनाया और अपने दल का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्य बातें क्या थी। सबसे पहली बात थी कि हथियार बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, उनको मतलब सरकारी क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए। कुछ उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया जाए, मजदूरों के काम के घंटे निर्धारित किए जाएं, 8 घंटे से अधिक उनसे काम न लिया जाए। युद्ध काल में पूंजीपतियों ने जो मुनाफा कमाया है, जो लाभ कमाया है, उसका 85% जब्त कर लिया जाए। चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए जिसमें आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली जैसी विशेषताएं हों, वयस्क मताधिकार को की जैसी विशेषताएं हों। फ्यूम और डोलमेशिया पर इटली का अधिकार स्थापित किया जाए तथा आर्थिक काउंसिलों का निर्माण किया जाए जिन्हें कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान किया जाए। इस तरह से मुसोलिनी ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया
जब उसने इस तरह का घोषणा प्रस्तुत किया तत्कालीन परिस्थितियों में, तो लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि परिस्थितियाँ उस समय इस तरह की थी कि हर जगह से इटली के लोगों को निराशा हाथ लग रही थी। तो जब उनको ऐसा लगा कि ऐसा व्यक्ति है जो इनकी आशाओं को पूरा कर सकता है, तो मुसोलिनी की जो नीतियाँ थी वो सफल होने लगी, उसे बहुत लोकप्रियता मिली। इसी दौरान मुसोलिनी ने फासिस्टवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि फांसीवाद कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक व्यवहार पर आधारित एक कार्यप्रणाली है जिसमें व्यवहारिक बातों पर अधिक बल दिया गया है, सैद्धांतिक बातों पर नहीं। इसी समय मुसोलिनी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हम फासिस्टवादों में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतवादियों की मान्यताओं को तोड़ने का साहस है। हम कुलीन तंत्रवादी भी हैं, क्रांतिकारी भी हैं, प्रतिक्रियावादी भी हैं और श्रमजीवी भी हैं, श्रम विरोधी भी हैं और शांतिवादी भी हैं। इस तरह से मुसोलिनी ने जनता के सामने बेबाक तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत किया और कहा कि मेरा सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि इटली को एक सक्षम और मजबूत राष्ट्र के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करूं। इस तरह से उसने अपनी बातें कही। अब हम यहाँ अगर आपसे पूछते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में कि फासिस्टवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे, तो था बच्चों इसमें कि फासिस्टवाद व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद, लोकतंत्र और उदारवाद का प्रमुख विरोधी था। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि हीगल भी राज्य को सर्वोपरि मानता था, उसी तरह फासिस्टवादी भी राज्य को सर्वोच्च मानते हुए व्यक्ति को नगण्य मानते थे राज्य के आगे, और कहते थे कि राज्य के भीतर ही सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं। फासिस्ट एक दल, एक नेता और एक व्यक्ति के शासन में विश्वास रखता था। इनके मुख्य उद्देश्य थे राज्य की शक्ति एवं सत्ता को बढ़ाना, निजी संपत्ति की रक्षा, शक्तिशाली सैन्य संगठन की स्थापना, साम्यवादी व्यवस्था का विरोध, शक्तिशाली विदेश नीति की स्थापना तथा देश में व्यापार एवं उद्योग धंधों की रक्षा करना। ये इनके प्रमुख उद्देश्य थे। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि फासिस्टवादी नेता मुसोलिनी का उदय किस प्रकार हुआ और इनके उद्देश्य किस किस प्रकार के थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मुसोलिनी ने किस प्रकार जनता के सामने अपनी अच्छी छवि प्रस्तुत करके सत्ता की प्राप्ति किस प्रकार करी। मार्च 1919 का समय था जब मिलान में मुसोलिनी ने अपने संगठन के, अपने दल के गठन पर एक जोर दिया, लेकिन प्रारंभिक दौर में इसके संगठन की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और 1919 के जो संसदीय चुनाव हुए उसमें फासिस्टवादी संगठन को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी मुसोलिनी जो था वो निराशावादी व्यक्ति नहीं था, उसने अपने संगठन के निर्माण पर जोर दिया और उन्होंने देश के सामने कुछ रूपरेखाएं रखी, कुछ कार्यक्रम रखे जिसमें उन्होंने समाजवादी सुधारों की मांग करी। हम लोग उस बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी प्रमुख मांगें थीं जिनको जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। इस तरह से मुसोलिनी ने बड़े जोश के साथ अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। वह इटली के नवयुवकों को कहा करता था कि तुम खतरनाक बनकर जीवन बिताओ, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरा अनुसरण करो और यदि मैं पीछे हटता हूँ तो मुझे गोली मार दो, मैं शांति में विश्वास नहीं करता। इस तरह से उसने युवाओं में जोश भरकर युवाओं को अपने साथ लेने का कार्य किया। यह एक बहुत बड़ी उसकी कूटनीति थी। मुसोलिनी के शक्तिशाली नेतृत्व में इसी तरह से फासिस्टवादी दल की संख्या निरंतर बढ़ती गई। 1919 में इटली में केवल 22 फासिस्ट सभाएं थी, जिनकी संख्या 1921 तक 1200 तक पहुंच गई और लगभग 3,07,000 इसके सदस्य हो गए। जो प्रारंभिक में केवल इसके 17,000 सदस्य थे, वो संख्या 3,07,000 तक पहुंच गई। इस तरह से
1919 से लेकर 1921 तक ही मुसोलिनी ने 3 साल के थोड़े से समय में ही फासिस्टवादी दल को एक प्रमुख संगठन बना दिया, एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बना दिया और सैनिक संगठन को भी मजबूत बनाते हुए उसने कार्यशील टोलियां बनाई जो फासिस्टवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का कार्य करती थी। अब अगला कदम उसने उठाया कि किस प्रकार फासिस्टवादियों ने रोम पर हमला किया। अक्टूबर 1922 में क्या हुआ कि नेपल्स में फासिस्टवादी दल का एक सम्मेलन हुआ जिसमें 40,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने अस्त्र शस्त्र के साथ इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में मुसोलिनी ने खुले रूप में घोषणा करी कि यदि उसकी जो मांगें उसने प्रस्तुत करी थी उनको स्वीकार नहीं किया गया तो मुसोलिनी अपने स्वयंसेवकों के साथ में रोम पर आक्रमण कर देगा। और उसने एक लास्ट अल्टीमेटम क्या दिया इसका, 27 अक्टूबर 1922 तक मैं आपको ये मांगे प्रस्तुत करता हूँ, अगर आपने इन मांगों को प्रस्तुत नहीं किया तो मैं रोम पर अधिकार कर लूँगा। अब मांगे क्या क्या थी उसमें ध्यान दीजिए। पहली मांग थी कि कैबिनेट में फासिस्ट दल के 5 सदस्यों को शामिल किया जाए, है ना, ये पहली मांग रख रहा है वो गणतंत्री सरकार के सामने। दूसरा, नए चुनाव कराने की घोषणा की जाए ताकि इससे क्या होगा कि मुसोलिनी को मौका मिलेगा, चुनाव होंगे, क्योंकि अभी तक इस समय तक क्या हुआ था, फासिस्टवादी संगठन काफ़ी मजबूत हो चुका था और यदि चुनाव होते तो उसको पूरी आशा थी कि वो इसमें जीत जाता। तीसरी मांग थी कि सरकार विदेश नीति का दृढ़ता से पालन करे। अंतिम मांग थी आर्थिक सुधार जो थे उनको शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाए। इसके अलावा मुसोलिनी ने सम्मेलन में खुले अधिवेशन में शासन सत्ता फासिस्टों को सौंपने की मांग की थी। इस तरह से आप उसका साहस देख लीजिए मुसोलिनी का, किस तरह से उसने निर्भीक होकर खुली चुनौती प्रस्तुत की गणतंत्रवादियों के सामने कि वह अपना शासन फासिस्टवादी दल को सौंप दे। अब हम देखेंगे कि सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई। सरकार ने इन सभी मांगों को पढ़ा, उन्होंने इन सभी मांगों को स्वीकार करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में 27 अक्टूबर को मुसोलिनी ने क्या किया, अपने 50,000 स्वयंसेवकों को लिया और जैसा कि उसने बोला था कि मैं आक्रमण कर दूंगा, वो रोम की ओर बढ़ा। और इसी दौरान इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री फेक्टा ने राजा था उस समय विक्टर इमैनुअल तृतीय, उसने राजा से कहा कि आप मुझे मार्शल लॉ या सैनिक शासन लागू करने की अनुमति दें, लेकिन राजा ने इस बात के लिए मना कर दिया। तो इस स्थिति में 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री फेक्टा ने त्यागपत्र दे दिया। अब इटली में कोई ऐसा मंत्रिमंडल नहीं बन सका जो शक्तिशाली हो। इस स्थिति में इटली के राजा को भी अनुभव हो गया कि अब मुसोलिनी का सामना करना बेकार है, क्योंकि इस समय तक मुसोलिनी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था और उसकी शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई थी। अतः 29 अक्टूबर को मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 30 अक्टूबर 1922 को क्या हुआ, मुसोलिनी रोम पहुंचा और उसी दिन उसने क्या किया, मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करी। जो नया मंत्रिमंडल उसका बना उसमें 4 मंत्री और 9 उपमंत्री फासिस्ट दल के थे और शेष जो थे वो दक्षिणपंथी उदारवादी, पॉपुलिस्ट, राष्ट्रवादी और सोशल डेमोक्रेटिक दल के व्यक्ति थे। इस तरह से मुसोलिनी ने अपनी कूटनीति की वजह से शासन सत्ता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करी। प्रथम अधिवेशन हुआ इसका, उसमें देश की आंतरिक और बाह्य समस्याओं का सामना करने के लिए सदन से 1 वर्ष के लिए शासन की समस्त शक्तियां उसने प्राप्त कर ली। इस तरह से कहा जाता है कि मुसोलिनी ने रक्त की एक बूंद बहाए बिना भी रोम पर अधिकार कर लिया। दूसरे पक्ष में क्या हुआ परिस्थितियों में कि उसने डियाज नामक एक अधिकारी को अपना सेनापति बनाकर सेना की स्वामी भक्ति प्राप्त कर ली, क्योंकि यह
जो डियाज था अधिकारी, वो विक्टोरिया वेनेटो के युद्ध में विजेता था। इटली के लोगों में कि उसमें श्रद्धा थी। इस तरह से मुसोलिनी ने सेना की स्वामी भक्ति प्राप्त करी और इस तरह से मुसोलिनी इटली का भाग्य विधाता बन गया और अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके इटली की प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्णतः फासिस्टवादी बनाने का उसने कार्य आरंभ कर दिया। उसने प्रांतों में प्रीफेक्ट के पदों तथा पुलिस विभाग और अधिकारी तंत्र के प्रमुख पदों पर फासिस्टवादियों की नियुक्ति करना शुरू किया। एक राष्ट्रीय सेना का गठन किया जिसमें फासिस्ट दल के सशस्त्र नवयुवकों को स्थान दिया गया। इस तरह से उसने जो नवयुवक सदस्य थे फासिस्टवादी दल के, उनको संतुष्ट किया और उससे उसकी सत्ता को मजबूती मिली। उसकी इस उपलब्धियों के बारे में गैथोर्न हार्डी नामक इतिहासकार ने लिखा है कि इतिहास के व्यापक दृष्टिकोण से इटली के हाल के इतिहास में अक्टूबर 1922 में फासिस्टवादी शासन की स्थापना को सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना कहा जा सकता है कि किस प्रकार मुसोलिनी ने अपनी योग्यता, अपनी दूरदर्शिता, अपनी कूटनीतियों का इस्तेमाल करके मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त किया और अपनी फासिस्टवादी शासन की स्थापना करी। अब आगे हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरह से मुसोलिनी के अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई और फासिस्टवादी सिद्धांत में कौन कौन सी मूल बातें थी, इसने किस प्रकार से अपनी गृह नीति को लागू किया, विदेश नीति को लागू किया, इस बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो इसमें चैप्टर में तो पूछिए। धन्यवाद।